लेकिन अजीत पवार का अनुभव जो है वो छठी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं वो नए इस देश के मौसम वैज्ञानिक है, पॉलिटिकल मौसम वैज्ञानिक है, उन्हें पता है किसका शासन आने वाला है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन यहाँ ये बात जरूर है कि अजीत दादा ने 6 बार शपथ ली हुई है और एक प्रकार से उप मुख्यमंत्री पद की एस्टैब्लिश फेस इस रूप में उनको देखा जाता है। लेकिन इस बार आप देखिए, उन्होंने जिस समय शरद पवार जी का साथ छोड़ा तो एक प्रकार से बड़े रिस्क थे उनके पास, क्योंकि अपना अस्तित्व दिखाना चाहते थे। लोकसभा के बाद एक सवालिया निशान भी उनके ऊपर लगा जी कि ये कर पाएंगे। आप लोगों पे भी बहुत दबाव आया कि आप अजीत पवार को छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने करके दिखाया और उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि द रियल एनसीपी इज अजीत पवार फैक्शन। जी, अब तो चुनाव हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। जो सीटों पर का अंबार लगा वो हम सबने देखा है। आपने कभी सोचा था जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे कि 130 सीटें? जी नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मैं सच बात आपको कहता हूं कि मैं ये मानता था कि 110 सीटें आएगी। जब 5% सर्ज हुआ तो मैंने कहा 120 सीटें आएगी, लेकिन 130 सीटें मैंने नहीं सोची थी। मैं क्यों झूठ बोलूं। हाँ, ये जरूर मैंने कहा था और कई पत्रकार उसके साक्षी है कि जिस समय 5% वोट बढ़ा तो मैंने पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आप इसके मायने क्या है, तो मैंने उनको कहा कि देखिए 5% वोटों का बढ़ना ये 2 ही सिरों में होता है। एक तो एक्सट्रीम एंटी इनकम्बेंसी में होता है। अगर हम लोग नहीं भाप पाए और इतने एंटी इनकम्बेंसी है तो हम तीनों मिलकर 50-60 सीटों में सिमट जाएंगे। लेकिन ग्राउंड पे हमको ऐसा ध्यान में नहीं आया। ग्राउंड पे हमको पॉजिटिविटी दिखी, तो हम जो सोचते हैं उस पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये है तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, हम 200 से आगे जाएंगे, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन विपक्ष की 50 सीटें आई हैं, इतना नंबर उनका कम आया है कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं दे सकते। तो राजनीति में कटुता करने का एक पहला कदम आप ले सकते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष का पद देना चाहेंगे क्या? देखिए, ये हमारे हाथ में ही नहीं है जी, इसका फैसला स्पीकर साहब करते हैं। स्पीकर भी तो बीजेपी का होगा, ऐसा नहीं होता है। स्पीकर होता है, स्पीकर पुराने निर्णय और सारे आधार पर वो निर्णय करते हैं। लेकिन अगर स्पीकर साहब ये चाहेंगे कि किसी को विपक्ष नेता बनाना है तो हम मना नहीं करेंगे। एक कंट्रोवर्सी जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हालांकि आपने उसके बारे में कई बार बोला होगा, वो है ईवीएम। ये जो 130 सीटें आई हैं, इसको लेकर जब नतीजे आ रहे थे और मैं उस समय कार्यक्रम कर रहा था, तभी संजय राउत का बयान आ गया कि ये कैसे चुनाव हो रहा है, कैसे नतीजे आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब एक तरह से एक रोना गाना, मतलब वो स्टार्ट हो गया था। ये ईवीएम कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी की जीत में? देखिए, ये जब जीतते हैं तो ईवीएम पे बोलते नहीं है, हारते हैं तो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट ईवीएम पर दिया हुआ है, सारे पहलुओं का उसके ऊपर विचार किया। इसीलिए वापस अभी जब केस इन्होंने की तो कोर्ट ने कहा कि आप हारने के बाद रोना छोड़ दो। मूल रूप से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक ही दिन चुनाव होता है, झारखंड में विपक्ष जीतता है, जेएमएम और कांग्रेस जीतती है, और या हम जीतते हैं। वहां पर उनकी जीत पर कोई सवालिया निशान नहीं है। वहां ईवीएम एकदम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ ईवीएम खराब है। यहाँ एक लॉजिक लेके आया कि बैटरी 99% नहीं, उसके ऊपर 99 के 100 हो कि 90 हो कि 60 हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी कोर्ट में प्रूव हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी जो एक यात्रा निकालना चाह रहे हैं ईवीएम को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर, उनको लगता है कि ये यात्रा निकलनी चाहिए। और एक लॉजिक भी देती है कांग्रेस पार्टी, और विपक्ष लॉजिक देता है, बड़ा चुनाव जीत जाते हैं, छोटा चुनाव हमें जितवा देते हैं। जैसे हरियाणा जीत गए, जम्मू कश्मीर जितवा दिया, महाराष्ट्र जीत गए, झारखंड हमें जितवा दिया। ये लॉजिक देते हैं वो लोग। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या अंतर है? दोनों छोटे स्टेट है। सवाल यह है, अगर ऐसा होता, सबसे बड़ा चुनाव तो लोकसभा का हुआ। लोकसभा के चुनाव में आपको 99 सीटें कैसे मिली? लोकसभा के चुनाव में हम लोग तो 400 पार जाना चाहते थे, लेकिन हमको सीटें कम मिली। तुलना में हम लोग जितना मानते थे उतनी सीटें नहीं मिल पाई जी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण बातें इन्होंने बंद करनी चाहिए। और मुझे
सबसे ज्यादा इस बात का दुख है, ये भारत जोड़ो नाम का जो एक दुकान इन्होंने खोला है, ये केवल अराजकता तैयार करने वाला दुकान है। आप देखिए, भारत के जो इंस्टीट्यूशंस है जी, उन इंस्टीट्यूशंस पे से लोगों का विश्वास कम हो, एनआरकी खड़ा करना। जब प्रधानमंत्री जी ने अर्बन नक्सल की बात कही, व्हाट इज नक्सलिज्म? नक्सलिज्म का अर्थ ये होता है भारत के संविधान पर और भारत के संविधान ने तैयार की हुई संस्थाओं पर अविश्वास दिखाना, ये संस्थाएं गलत है बताना, इज नक्सलिज्म। अर्बन नक्सल क्या करते हैं? भारत की संस्थाओं को बदनाम करके इन संस्थाओं पे लोगों का विश्वास न बैठे, ये प्रयास करते। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? अलग यही कर रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, हाई कोर्ट गलत, संसद गलत, सीएजी गलत। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया, उस संविधान ने ट्रांसपेरेंटली जिन संस्थाओं को सरकार से अलग खड़ा किया, उन संस्थाओं को कलंकित करने का काम अगर राहुल गांधी करते हैं, हाथ में आप संविधान ले रहे हो और संविधान की सारी संस्थाओं को बदनाम करके इस देश में एनआरकी लाना चाहते हो। राहुल गांधी का विश्वास भारत के संविधान पर नहीं है और इसीलिए लाल संविधान लेकर घूमते हैं। क्योंकि ये जो लाल किताब है ना, किसकी है पता है ना आपको? नक्सलियों की किताब होती है। ये लाल संविधान नहीं है, उसके अंदर कोरे पन्ने। अगर उनके संविधान में सही पन्ने होते तो राहुल गांधी कभी भी इस देश की संस्थाओं को बदनाम नहीं करते। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो खुद नफरत की दुकान लेकर एक घूम रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूं। वो कह रहे हैं मोदी ने, योगी ने, देवेंद्र फडणवीस ने, अमित शाह ने, इन सब ने नफरत फैला दी है इस पूरे देश के अंदर। हिंदू मुसलमान करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते ये लोग। देखिए, भारत पाकिस्तान करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम यह है कि जो स्क्रिप्ट उनको मिलती है उस स्क्रिप्ट पर वो बोलते हैं। मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं कि राहुल गांधी जी सीधे डिबेट में आए, एक सीधे डिबेट करें। आपके साथ? मेरे साथ करे, किसी का शायद वो मुझे छोटा मानते होंगे, तो जिसको अपने स्तर का मानते हैं उसके साथ डिबेट करे ना। आप महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री? मैं तो मानता हूं, लेकिन वो शायद नहीं मानते होंगे, तो जिसके साथ करना चाहे एक सीधी डिबेट करे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए कार्यकाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फडणवीस जी, आपने न्यूज 18 नेटवर्क को अपना समय दिया कीमती, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए कार्यकाल के लिए और इतनी बड़ी प्रचंड जीत के लिए महायुति की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।